क्लास 10 में पिछले क्लास में बताए थे कि किस तरह यूरोप में नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोगों के बीच जो है सो लोकप्रिय होना शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में, और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में लोकप्रिय हो गए। इन्हीं मिडिल क्लास के लोगों के बीच लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी भी पॉपुलर होना शुरू हुआ था। लिबरलिज्म के बारे में आज बताएंगे कि लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जो लीबर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री। और मिडिल क्लास के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी और कानून के समक्ष सभी लोगों की बराबरी। यही मिडिल क्लास, यही लिबरलिज्म का मतलब था मिडिल क्लास के लोगों के लिए। मिडिल क्लास के लोग ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे लोगों की सहमति से, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोगों की सहमति से बने हुए सरकार के पक्ष में थे। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर पार्लियामेंट के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि कंट्री के पास सभी कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये चाहते थे कि लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिले, लोगों के पास जो है तो संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ये सब जो है तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी में एक दुर्गुण यह था कि ये डेमोक्रेसी का तो पक्ष में था, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। लिबरल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, ये लिबरल डेमोक्रेसी के पक्ष में था, लेकिन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को ये सपोर्ट नहीं करता था। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते समय हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि किस तरह राइट टू वोट सिर्फ उन लोगों को दिया गया जो टैक्स पेई थे, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, यानी प्रॉपर्टी ओइंग पर्सन जो थे, जिनके पास संपत्तिशाली लोग जो थे, धनवान लोग जो थे, उन्हीं को सिर्फ राइट टू वोट दिया गया था। इसके अलावे जो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते थे, जिनके पास संपत्ति ज़्यादा नहीं थी, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते थे, ऐसे लोगों को जो राइट टू वोट नहीं दिया गया, इनको पैसिव सिटीजन माना गया। इसके अलावा जो औरतें थी उनको भी राइट टू वोट नहीं दिया गया। तो इस तरह यह डेमोक्रेसी को जहां सपोर्ट करता था लिबरलिज्म, वहीं यह यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करता था। औरतों को वोट देने के ये पक्ष में नहीं था, गरीब लोगों को वोट देने के ये पक्ष में नहीं था। तो इस तरह सिर्फ जैकोबिन क्लब का जब रूल था फ्रांस में, उस पीरियड में जितने भी एडल्ट मेल थे उनको राइट टू वोट दिया गया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का जब रूल शुरू हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट फिर से जो है तो गरीब लोगों से राइट टू वोट जो है तो वापस ले लिया और सिर्फ धनवान लोगों को ही राइट टू वोट दे दिया, धनवान लोगों को ही। तो इस तरह जो कुछ समय के लिए जैकोबिन क्लब के समय में सभी लोगों को सभी मेल लोगों को राइट टू वोट मिला था, वह जो है तो कुछ ही समय के लिए रहा, लगभग 1 साल से कुछ महीने अधिक तक रहा। उसके बाद जो है तो ये फिर से जो है तो उसी तरह प्रॉपर्टी ओइंग पर्सन को ही मात्र वोट देने का राइट दिया गया। महिलाओं को कभी भी किसी के भी पीरियड हो, जैकोबिन क्लब का पीरियड हो या रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का पीरियड हो या नेपोलियन का पीरियड हो, महिलाओं को किसी भी समय राइट टू वोट नहीं दिया गया। इसके नेपोलियन बोनापार्ट के समय में तो औरतों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई जब उसको एक माइनर सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका मतलब था कि पूरा जीवन औरतें अपने फादर या अपने हस्बैंड के अंडर में रहती। जब तक वो अनमैरिड थी तब तक अपने फादर के कंट्रोल में रहती, आफ्टर मैरिज वे अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहती। तो ये सब जो लिबरलिज्म के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में, इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का आइडिया था कि
कि ये फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहता था। फ्रीडम ऑफ ये इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहता था कि स्टेट ओन्ड जितने भी रेस्ट्रिक्शन हैं, स्टेट इम्पोज जितने भी रेस्ट्रिक्शन हैं, उन सबको जो है सो हटा दिया जाए। फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल, ये सब का ये पक्ष लेता था। ये चाहता था कि बाजार में वस्तुओं, चीज़ों और पूंजी, इन सब की आवाजाही पर, इन सब के मूवमेंट पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहे। बाजार को पूरी तरह स्वतंत्र रहने दिया जाए। व्यापारी पर यह निर्भर करता है कि वे किस तरह इस खुले बाजार का फायदा उठाते हैं। तो ये उनका जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी था लिबरलिज्म,